नमस्कार, मैं हूँ किरण जैन और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं एक मार्केटिंग जीनियस जो अपनी एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं। वसीम अमरोही, अमर उजाला में आपका स्वागत है। वसीम, मैम सबसे पहले तो जैसे हमने कहा कि नई पारी, तो उसी से हम शुरू करते हैं। एक्टिंग की शुरुआत हो रही है, डायरेक्शन भी की है, एक फिल्म लेकर आप आ रहे हो। देखिए फिल्म लेके हम लोग आ रहे हैं। एक्टिंग की भी शुरुआत हो रही है। एक्टिंग रिडार पे नहीं था बट समहाउ क्योंकि बैकग्राउंड है, थिएटर किया था, काफ़ी कुछ किया था, नुक्कड़ नाटक किए थे, एक्टिंग भी हो गई। बट मेन फोकस जो था वो डायरेक्शन पे था। फिल्म हम लोग बना रहे हैं, किसके बारे में ये आपको पता है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। बट जब वर्कशॉप चल रही थी एज ए डायरेक्टर, एक्टर्स को हम लोग ट्रेन कर रहे थे सब, तो एक बहुत बड़े एक्टर को हम लोगों ने साइन करने की कोशिश की थी जिन्होंने हमें डेट्स पे बहुत लंबा लटका दिया था। सो जब बाकी के वर्कशॉप की भगत सिंह साहब हमने थिएटर से लिया, सत्यम तिवारी और बाकी लोगों की जब कास्टिंग चल रही थी, उनकी वर्कशॉप चल रही थी, सो एज ए डायरेक्टर मैं उन्हें बता रहा था कि क्या करना है। सो वहाँ पे मेरे गुरुदेव ग्रैंड मास्टर शिव शौर्य भारद्वाज भाई साहब भी थे। सो जब उन्होंने देखा और मेरा लुक देखा तो उन्होंने कहा कि भाई छोड़ो किसी बड़े स्टार को, अभी यू आर डूइंग वेरी वेल और थोड़ा मैं रिजेंबल करता हूँ जो फिल्म जिनके ऊपर बनी है। आई एम वेरी ब्लेस। तो उन्होंने कहा लेट्स ट्राई इट। सो फिर मैंने लुक टेस्ट दिया, मैंने ऑडिशन दिया मास्टर जी को, और लुक टेस्ट होने के बाद में, ऑडिशन होने के बाद में ये डिसाइड हुआ दैट आई एम गोइंग टू प्ले द मेन लीड। और टचवुड बहुत बढ़िया हो गया, टीम को बहुत पसंद आ रहा है, साथ के लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, आपको भी थोड़ी मैंने झलक दिखाई, शायद आपको पसंद आया हो। सो अच्छा जा रहा है, अच्छा जा रहा है जी। सरदार उधम सिंह के ऊपर पहले भी फिल्में बन चुकी, एक बार फिर से आप अपने नई प्रस्तुति के साथ लौट रहे। एज एन ऑडियंस, 5 साल पहले मैंने विक्की कौशल की फिल्म देखी थी। अब मैं फिर से थिएटर में क्यों जाऊँ और क्यों आपकी फिल्म देखूँ? देखिए एक तो ये फिल्म जो है, सुजीत सरकार सर की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। ही इज़ वेरी ब्रिलियंट डायरेक्टर, बहुत बड़े इंसान है, बहुत शानदार डायरेक्टर है। विक्की कौशल ने जो अचीव किया है शायद वो अचीव करने में मुझे बड़ा टाइम लग जाए। ही इज़ वेरी फाइन एक्टर, वेरी बिग बिग एक्टर। सो पहले तो ये था कि उनसे कोई कंपटीशन नहीं है, बट थोड़ा कुछ मिसिंग लगा मुझे उधम सिंह साहब की बायोपिक में, जो जो विकी कौशल साहब की थी। फिल्म बहुत बढ़िया थी, मैंने बहुत बार देखी, मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली, बट जो एक जर्नी थी उधम सिंह साहब की वो मिसिंग थी। अच्छा। सो मेरा मानना ये है दैट यू कैन नॉट डिफाइन उधम सिंह साहब विद वन बुलेट। ओके। 40 साल की उनकी ज़िंदगी रही, 40 साल की एज में उन्हें फांसी दे दी गई इंग्लैंड में। सबको पता है कि उन्होंने माइकल ओडायर को जाके मारा, बट पुरानी जो उधम सिंह साहब है वो शुरू होती है 1933 से और 1940, जहाँ पे वो चले जाते हैं इंग्लैंड और जाके माइकल ओडायर को गोली मार देते। 1899 से लेके जब वो पैदा हुए और 1933 तक क्या हुआ ये किसको पता है। उधम सिंह साहब ने बचपन से जिन परेशानियों का सामना किया, माँ जब वो दूध पीते बच्चे थे मर गई, बाप 6 साल की उम्र में चले गए, है ना, बड़े भाई थे, इकलौते बड़े भाई थे, वो जब 17 साल के थे उनके बड़े भाई, तब उनका देहांत हो गया। फिर उन्हें अनाथ आश्रम भेज दिया गया, वहाँ पे उनका नाम उधम सिंह से बदल के शेर सिंह रख दिया गया। उसके बाद में वो, कितने लोगों को पता है कि उधम सिंह साहब जो थे वो अंग्रेज़ों के साथ में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बगदाद 32 सिख रेजिमेंट के साथ में लड़ने के लिए गए थे, जंग लड़ी, अंग्रेज़ों को जिताया, वापस आए, बट समझ गए थे कि अंग्रेज़ जो है वो सिर्फ एक भाषा जानते हैं, वो है बंदूक की भाषा। देश को वो गांधी जी के रास्ते पर आज़ाद नहीं करेंगे। फिर एक मोमेंट हुआ जलियांवाला बाग, वहाँ उन्होंने जलियांवाला बाग में खून से भरी हुई मिट्टी को अपने हाथ में लेकर कसम खाई कि मैं माइकल ओडायर से इसका बदला लूँगा, और वो बदला लेने में उन्हें 40 साल लग गए। इसी बीच पे उन्होंने गदर पार्टी को ज्वाइन किया। भगत सिंह साहब की पार्टी को वो फंड करते थे, हथियार देते थे,
जो उनका पर्सनल स्ट्रगल रहा 34 साल की लाइफ तक, जो सुजीत सरकार सर ने नहीं दिखाया, हमने कोशिश की है कि हम वो पार्ट दिखाएं जो लोगों को नहीं पता लगा है। ना वसीम, आप तो एक मार्केटिंग जीनियस हो, आपने तो कई फिल्मों से जुड़े हुए हैं। अगर उनकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स की अगर बात की जाए तो हम एक उस फेज़ पे चल रहे हैं जहाँ पे बॉलीवुड की बड़ी से बड़ी फिल्में फ्लॉप हो जा रही है, लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, काफ़ी क्रिटिसिज्म होती है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो। लोग काफ़ी, ऑडियंस काफ़ी स्मार्ट हो चुकी है, अगर छोटी सी भी गलती हो गई तो पूरी करोड़ों की फिल्म डूब जाती है। ऐसे में ना, यू आर एन एक्टर, यू आर एन डायरेक्टर प्लस ए मार्केटिंग जीनियस, आपकी फिल्म को मार्केट करना किस तरह का चैलेंजेस आपने फेस किया है? देखिए, मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पे मेरे ख़ानदान में, मेरे लोगों में बॉलीवुड से बड़ा पुराना रिश्ता है। और ऊपर से मैं उन 2015 से लेके 14 से लेके 15 से लेके और 17-18 तक एक ऐसी कंपनी के साथ में था जो हिंदुस्तान की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत वैल्यूबल है, और उन्होंने बहुत सारी सी पिक्चरें की हैं। सो जब मैं सीख रहा था तो मैं उनके साथ में क्रिएटिव डायरेक्टर था, स्ट्रैटेजी हेड था। वहाँ पे मैंने बहुत सारी सी पिक्चर की, जैसे वी गॉट BBC नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट मार्केटिंग कैंपेन फॉर पिंक, अमिताभ बच्चन सर की, नीरजा, आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट टीम। मैं पार्ट था धोनी का, सचिन का, पद्मावती का, ऐदिल मुश्किल, सुल्तान, बजरंगी भाईजान, 20 प्रेम कथा, रईस, कबाली, अमेजिंग स्पाइडरमैन, बॉस बेबी। तो जब मैं इन फिल्म की मार्केटिंग के ऊपर काम कर रहा था, सो मैंने एक बात नोटिस की कि हिंदुस्तान में कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ कंटेंट चलेगा और स्टोरी चलेगी। हमने एक पिक्चर बनाई जिसका नाम है राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। एक उधम सिंह साहब बनती है 40-50 करोड़ रुपए में, और एक उधम सिंह साहब बनती है उनके 10 से 15% बजट में। बजट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। अगर मैं उधम सिंह साहब की बात करूं पहले वाली, या और कोई जो पीरियड फिल्म्स बन रही, इस बजट में हमने पीरियड फिल्म बना दी क्योंकि हमारा मेन फोकस था स्टोरी। अब स्टोरी जिस बंदे ने लिखी है वो अपने आप में बहुत बड़े ज्ञानी इंसान है। ग्रैंड मास्टर शिफूजी शौर्य भारद्वाज, ही इज एक्सट्रीमली, मतलब अगर आप उनसे दुनिया की किसी भी चीज़ के बारे में बात कर लेंगे, आपको इन डेप्थ वो बताएंगे। सो जब हमने उधम सिंह साहब के ऊपर पिक्चर बनाने की बात की, हम जब मैं दुबई से लौट के आया और मेरा ये था कि मुझे फिल्म बनानी है, सो मास्टर जी से मेरी मुलाकात हुई और मैं बहुत क्लियर था। मैं ऑफ कोर्स लव स्टोरी से शुरुआत नहीं करना चाहता था, है ना। मुझे कुछ ऐसा करना था जो मेरे जो पूर्वज कर गए हैं, जिनसे मेरा नाम भी अमरोही है और भी अमरोही बॉलीवुड में है, वो जो कर गए हैं मुझे उसे डिफ़ाइन करना था। मुझे कुछ ऐसा करना था जिसमें पिक्चर बनाने में मेहनत लगे। मुझे मेहनत वाली पिक्चर बनानी थी, सिंपल पिक्चर नहीं बनानी थी। सो जब मेहनत वाली पिक्चर बनानी थी, देशभक्ति की पिक्चर बनानी थी, सो हमने इस फैसला किया कि एक ऐसी पिक्चर बनाई जाए जो किसी ऐसे शहीद के बलिदान के ऊपर हो जिसके साथ जस्टिस नहीं हुआ है। और जब हमने देखना शुरू किया, 7 लाख लोगों को शहीद किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्रांतिकारियों को। सबके बारे में नहीं बना सकते, मगर जिन्होंने देश की आज़ादी की बुनियाद रखी है 1940 में, वो भी एक बहुत लंबी कहानी है, शहीद उधम सिंह साहब। सो उधम सिंह साहब के साथ में जस्टिस नहीं हुआ। हमने ये सोचा कि हमें ये फिल्म बनानी है, पीरियड फिल्म बनानी है, स्टोरी पे काम हुआ। और आप जब फिल्म देखेंगी तो आपको पता लगेगा कि डिटेल्ड स्टोरी एंड स्क्रिप्ट आपको मिलेगी। माइकल ओडायर कौन था, कहाँ से आता था, उधम सिंह साहब की क्या जर्नी थी, उन्होंने क्या किया, वो सब आपको मिलेगा। वसीम, आपके सरनेम, आपके नाम के पीछे एक सरनेम है अमरोही। इतने सालों की लेगेसी है आपकी। अगर परिवार की बात की जाए तो कई सालों से इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। एक जिम्मेदारी भी लगता है क्योंकि आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। देखिए, अमरोही
मेरे नाम के आगे लगा हुआ है क्योंकि मैं उस शहर से बिलोंग करता हूँ जिसका नाम है अमरोहा, और अमरोहा ने बहुत नायाब नगीने जो हैं वो न सिर्फ बॉलीवुड को बाकी भी बहुत सारी सी जगह पे दे चुके हैं। और जिस लेगेसी की हम बात कर रहे हैं वो है जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने रास्ता दिखाया, वो हैं कमाल अमरोही साहब। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ और खुशनसीब मानता हूँ कि मेरी रगों में भी वही खून बह रहा है जो उनकी रगों में है, और हम एक कुनबे से हैं। अमरोहा में मेरे घर के कुछ दूरी पे कमाल साहब का घर है। मेरे सगे ताए जिनको दादा साहब फाल के वर्ड आर्ट डायरेक्शन के नहीं मिला, एक फूल दो माली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये एक लेगेसी है। और इन्होंने अगर मैं कमाल अमरोही साहब की बात करूं तो कमाल अमरोही साहब ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया है, क्योंकि उस टाइम पे पाकीज़ा जैसी फिल्म, रज़िया सुल्तान जैसी फिल्म, मुगले आज़म के लिए उन्हें फिल्म फेयर मिला, उस वक्त पे पाकीज़ा बनाना, तो मैं तो इंस्पायर हूँ जब मैं संजय लीला बंसाली साहब की हीरा मंडी देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि ये पाकीज़ा है। एंड संजय सर ने ये वाली बात एक्सेप्ट भी किया दैट ही इज़ वेरी इंस्पायर्ड विद कमाल साहब। सो कमाल अमरोही साहब का थॉट प्रोसेस जो था, उनका जुनून जो था, उससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ। और मैंने कमाल साहब से एक बात सीखी जब मैं पाकीज़ा देखता हूँ। पाकीज़ा इज़ वेरी ओरिजिनल। तो जब मैं ये फिल्म बना रहा था तो मेरे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर ने मुझे कपड़े ला के दिए जिसमें चमकते हुए कपड़े थे, कुर्ते पजामे थे, ये थे वो थे, पगड़ियाँ चमकती हुई थी। सो मैंने ये क्या है, बोले सर ये आपके कपड़े हैं, ये बाकी लोगों के कपड़े हैं। सो मैंने कुछ कहा नहीं उनसे, ऐसा ओके। तो जब हम शूट पे गए तो हमारे पास 4 ओमनी थी जिसमें सबके कपड़े रहते थे। तो एक दिन वो सारे कपड़े मैंने मंगाए, वो सारे बैग खुलवाए और सारे बैग खुलवा के एक कमरे में डाल दिए और अपना बैग लेके जाके उन्हीं कपड़ों में डाल दिया। अच्छा। और वो सब मिक्स कर दिया। तो जो कॉस्ट्यूम वाला बंदा था, सर सर ये क्या कर रहा है सर। तो जब भी शॉट होता था मैं जाता था, एक कोई कुर्ता पजामा पुराना वाला उसी में से उठाता था, वो पहनता था, और एक पगड़ी उठाता था वही पहनता था। सो ऑथेंटिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप सेट्स देखेंगी, फिल्म की जो लोकेशन देखेंगी, मेरे बड़े पापा मंजूर अमरोही साहब, उनका सेट मेकिंग का बिजनेस है ना। वो सारे फिल्म में सेट लगाते हैं, प्लैंक्स का हम लोगों का बिजनेस। तो मैंने देखा है कि सेट कैसे बनते हैं, और मुझे पता है कि सेट्स के बारे में थोड़ी नॉलेज भी है। आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने फिल्म में एक भी सेट नहीं लगाया। अच्छा। खुद की फिल्म में ऑल द लोकेशन इज़ रियलिस्टिक लोकेशन। जो 200 साल 150 साल पुराने घर हैं, विलास हैं यूपी में, पंजाब में, ढूंढ ढूंढ के मैंने निकाले। 3 महीने मैंने ट्रेवल किया रोड पे, वो ढूंढ ढूंढ के उनकी परमिशन निकाली। 100 साल पुरानी हवेली। तो ऑथेंटिसिटी पे हम लोगों ने काम किया। सो जब मैं कमाल अमरोही साहब को देखता हूँ तो वो इंस्पायरिंग है। वो उन्होंने वो चीज़ दे दी जो इम्पॉसिबल है। सो कोशिश है जस्टिफाई करने की। मेरी तो शुरुआत है, और अभी सफ़र लंबा है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। अब तक कई फिल्म मेकर्स ऐसे भी हैं जो कमाल अमरोही और मीना कुमारी की कहानियाँ तक बनाने के लिए तैयार है, उन तक बना रही है जी। ऐसे में सिंस आपने तो बहुत करीब से उनकी लव स्टोरी देखी है या उन्हें देखा है, कुछ बताना चाहेंगे हमें? देखिए, क्योंकि मेरे बुज़ुर्ग हैं तो मैं उनकी लव स्टोरी के बारे में तो बात नहीं करना चाहूँगा। बट हाँ, ये बॉलीवुड का एक ऐसा कपल है जिसके बारे में लोग बहुत जानना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं। कुछ लोग बहुत नेगेटिव बात भी करते हैं, कुछ पॉजिटिव बात भी करते हैं। बट मैं एक बात मुझे पता है कि जहाँ कमाल अमरोही साहब की कब्र है, उसी के पास में मीना कुमारी साहब की कब्र है। सो आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। उनका प्यार इस बात से साबित होता है कि उनके कब्र भी साथ में है, और जो उन दोनों ने अचीव कर लिया, वो शायद वो रिस्पेक्ट, वो लेगेसी शायद मेरे ख्याल से कोई नहीं कर सकता। समथिंग बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। कभी आपको मौका मिला, क्योंकि अब
आप भी इस इंडस्ट्री में बतौर डायरेक्टर और एक्टर जुड़ चुके हो, तो कभी आने वाले समय में इनकी कहानी को फिर से अगर रिवाइव करने का मौका मिले तो क्या आप करेंगे? बहुत बड़े डायरेक्टर उसके ऊपर काम कर रहे हैं जी। और उनका पोता जो है वो उस पे काम कर रहा है। सो मेरे ख्याल से दे विल डू जस्टिस विद दिस थिंग। बट हाँ, मैं अगर मुझे मौका मिला कुछ करने का तो मैं पाकीज़ा को लेकर कुछ करना चाहूँगा। बट फॉर दैट आई हैव टू टेक लॉट्स ऑफ अप्रूवल्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम, और वो टच करना बड़ा मुश्किल है। वो मतलब मैं अगर आज की तारीख में अगर संजय लीला भंसाली सर से भी कहूँ कि पाकीज़ा को रिक्रिएट कर दो, इट इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज वो नहीं कर सकते आप। वो ज़माना कुछ अलग था, उस ज़माने की बातें कुछ अलग थी। और कमाल अमरोही साहब जब वो बॉम्बे आए और वो एक प्रोड्यूसर के पास पहुँचे और प्रोड्यूसर से उन्होंने कहा कि कहो कि कमाल अमरोही पुकार की स्क्रिप्ट लेके आए। तो वो अंदर से प्रोड्यूसर कहता है कि उनसे कहो देखेंगे। अच्छा। तो वो केबिन में गए और उन्होंने कहा कमाल अमरोही देखने की चीज़ नहीं, सुनने की चीज़ है, और कह के चले गए। कुछ साल के बाद वही प्रोड्यूसर उनके अंडर में काम कर रहा था और उस प्रोड्यूसर का ये कहना था कि यार मैंने बड़ी गलती कर दी कि मैंने उस दिन कमाल को वापस कर दिया। अगर उस दिन मैंने कमाल को वापस नहीं किया होता तो सो वो जो माइंड सेट था, वो जो जुनून था फिल्म बनाने का, वो सोच जो थी वो बहुत अलग सोच थी। सो जैसे एक फिल्म में गाना है रज़िया सुल्तान में कमाल अमरोही साहब का, आई जंजीर की झनकार खुदा है, बड़ी भारी आवाज़ में। तो आकाशवाणी के एंकर हुआ करते थे उस ज़माने में। जब रज़िया सुल्तान बन रही थी तो वो आकाशवाणी पे जो सिंगर हैं, आप गूगल करेंगे तो पता लगेगा, वो आकाशवाणी के एंकर थे। उनकी आवाज़ बहुत भारी थी। अच्छा। लखनऊ में। तो कमाल साहब उनकी आवाज़ सुनते थे। तो जब ये गाना बना तो कमाल साहब ने उन्हें कॉल किया, कहता है मुझे आपसे बात करनी है। तो वो होते थे, फ़ोन तो किसी के घर पे है, किसी के घर पे नहीं। बड़ी मुश्किल से वो फ़ोन पे उनका पता निकाला, उनको फ़ोन पे आए, बोले मैं कमाल अमरोही बोल रहा हूँ और मुझे आपके साथ काम करना है। तो बोले हाँ मेरे साथ बहुत लोग काम कर रहे हैं, आपको क्या काम करना है? तो बोले मुझे मैं टिकट भेज रहा हूँ, आप बॉम्बे आ जाइए। बोले कमाल साहब आप बताइए तो मुझसे काम क्या है? मैं आ जाऊँगा, आप मुझे काम बताइए। बोले नहीं आप आ जाइए, जब आप आएंगे तो मैं आपको बताऊँगा। बोले कमाल साहब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए क्या काम है, मैं आ जाऊँगा। बोले दरअसल मुझे आपसे एक गाना गवाना है। तो वो फ़ोन पे हंस हंस के लौट पौट गया। यार मेरी आवाज़ मेरी आवाज़ में आप गाना कैसे गवा देंगे? तो कहता है आप आइए और हम कुछ करेंगे। एंड दैट सॉन्ग आई जंजीर की झनकार, तो वो कल्ट सॉन्ग है। जब हम उसे आज भी सुनते हैं तो वो आवाज़, बेस, सो समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इंडस्ट्री में कितना सपोर्ट मिला, क्योंकि चूँकि आपका बैकग्राउंड इतना लंबा है, तो ऐसे में जब आप जाते हैं प्रोड्यूसर्स के पास या डायरेक्टर्स के पास, क्या कभी ऐसा हुआ है कि वो नहीं काम करना चाहते हैं लेकिन आपका सरनेम सुन के वो उनका रवैया बदल गया हो? ज़ीरो। सो क्या है कि और इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, या कोई किसी के साथ नहीं खड़ा मैम, कोई किसी के साथ नहीं खड़ा। आपका काम बोलता है, आपका काम अच्छा है, आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपना घर बार हर चीज़ दांव पे लगाना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ बनाओगे। और अगर वो चीज़ अच्छी है तो नोबडी कैन स्टॉप यू। कभी ऐसा आप हुआ घर कितना, बार दाव पर लगाना पड़ा? देखिए क्योंकि प्रोड्यूस मैंने किया है ना, प्रोड्यूस भी मैंने किया है। तो जब आप अपनी जेब से पैसे लगाते हैं तो आपको कुछ तो दाव पे लगाना पड़ता है, कुछ तो दाव पे लगाना पड़ता है। बट टचवुड आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मैंने पैसों को कभी तरजीह दी नहीं। अगर मैं पैसों को तरजीह देता तो मैं दुबई छोड़ के नहीं आता। मैं पैसों को कभी तरजीह देता नहीं। मैंने काम किया है और मेरा काम बोला है। जब मैं मार्केटिंग में था, मैंने इतनी फिल्मों की मूवी मार्केटिंग की। एक फिल्म की मूवी मार्केटिंग के लिए मैंने प्रेजेंटेशन बनाई। वो फिल्म का ट्रेलर भी लॉन्च नहीं हुआ था। जब उसके डायरेक्टर ने देखी तो मेरे जो एसोसिएट थे परवीन जी,
रवीन भाई, जो कंपनी में मेरे एसोसिएट थे, वो कहते हैं यार जब प्रेजेंटेशन दिया ना तो वो बंदा पता है क्या बोला, क्या तूने पिक्चर देख ली? क्योंकि उसका पार्ट 1 पार्ट 2 आ चुका था, तो मुझे पता था पार्ट 3 में क्या होने वाला है और क्या कमाल करने वाले हैं। मुझे पिक्चर नहीं देखी थी बट मैं इन एंड आउट पता था, तो मैं वो नहीं छोड़ता, मैं वो करता रहता। पैसे आने जाने हैं, आपको मेहनत करनी है, क्रिएटिविटी करनी है। मैंने एक पिक्चर बनाई है, जितनी मेरी लिमिट थी, जितना मैं पैसा लगा सकता था उसके हिसाब से मैंने पिक्चर बनाई है और अच्छी कोशिश की है, आपको पसंद आएगी। आप जब 2 घंटे 10 मिनट देखेंगे तो पूरी पिक्चर देख के उठेंगे। और जो मेरे साथ के लोग हैं जिन्होंने पिक्चर देखी है, पिक्चर देखने के बाद उन्होंने तालियां ही बजाई हैं। वो कोशिश है। अब तो ये फिल्म रिलीज के लिए तैयार है जी। इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट या ऐसी कोई कहानी जिस पर काम कर रहे हो? देखिए, वी आर वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट ऑफ पार्ट 2। उसके बाद मेरी एक बहुत खूबसूरत फिल्म है बरेली के बाजार में। अच्छा। जी, वो मैं शुरू करूँगा एज ए डायरेक्टर, नो एक्टिंग इन दैट। ओके। तो बहुत प्यारी कहानी लिखी है मैंने, उसके ऊपर मैं काम थोड़ा कर हिंट रहा हूँ। देना चाहेंगे इस कहानी पर? कहानी है दरअसल जो हमारा कल्चर है बहुत जल्दी चेंज हो रहा है ना। हम सब लोगों को जो है वो हम अडेप्ट कर रहे हैं यूरोपियन कल्चर, है ना। हम सब लोगों को बड़े शहरों में जाना है, बरेली से अमरोहा से निकल के दिल्ली जाना है, दिल्ली से बॉम्बे पहुंचना है, Agreed, बॉम्बे से हाँ। जो है वो पेरिस मिलान जाना है, दुबई जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। और उसके बीच में हमारी लाइफ जो है वो चेंज होती रहती है, होती रहती है। और हम उस रंग ढंग में बस जाते हैं जो हम है नहीं, हम अंदर से जो है। हम ढल तो जाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे बीइंग एन इंडियन, हम लोग अपने रूट पे ही वापस जाते हैं, है ना। वही कहानी है बरेली के बाजार में। एक्टर्स लॉक हो चुके हैं इसके? ऑलमोस्ट, आई कैन नॉट रिवील दैट, बट ऑलमोस्ट, यस। स्क्रिप्ट इज रेडी, स्क्रीन प्ले इज रेडी, वो सब कुछ रेडी है जी। Got it. Wasim, thank you so much for being so patient and answering my questions, and all the best for your film. Yeah, thank you so much. थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।